नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं। उसी नंबर सिस्टम में एक टॉपिक मैंने लिखा था फैक्टर्स। फैक्टर्स की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टर्स का औसत कैसे निकालते हैं, सभी टाइप के प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। तो आज के दूसरे लेक्चर में मैं उसी को और आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं। जैसे दिया आपके पास प्रश्न 120, क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि 100 कोई 20 है, इसको आपको फैक्टर करना है। 120 का फैक्टर आपको करना है। तो जब इसका आप फैक्टर करोगे तो लिख सकते हो 12 गुणे 10, लिख सकते हो आप 12 गुणे 10। इसको लिख सकते हैं आप 3 गुणे 4, यानी 2 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे क्या, 5। 2 गुणे 5 यानी 10 होता है। अब देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 3। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 लगाया जा सकता है, और 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1 उसके ऊपर लिखा जा सकता है। ऐसा इसलिए लिखते हैं हम ताकि हमें हल करने में सुविधा हो। तो आप देखे हैं कि जब आप इस तरीके का बना लेते हैं मित्रों, तो आपको कुछ आपसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह यह पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आप घातों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे आप? घातों को जोड़ देंगे। जैसे 3 है, 2 का पावर 3 है तो 3 लिया जाएगा, 3 के पावर 1 है तो 1 लिया जाएगा, और 5 के पावर 1 है तो 1 लिया जाएगा। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यह पहला प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जब जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल घातों को जोड़ देना है। ठीक है। किसी भी कोई भी संख्या यदि आपको दी जाएगी, पहले उसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उस पर जो जो पावर लगा रहेगा उसको क्या करेंगे, एक तरफ से जोड़ लेंगे जब, तो आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि गुणनखंडों की संख्या बताएं। गुणनखंडों की संख्या, ये जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? गुणनखंडों की संख्या जब मित्रों आपसे पूछी जाएगी तो जो यहाँ पर ऊपर पावर आया हुआ है उसको आप एक एक बढ़ा के लिखोगे, एक एक बढ़ा के। यानी 3 है तो क्या करोगे, ये 4 इसको लिखना पड़ेगा, है ना। कितना लिखना पड़ेगा, 4। 3 है तो क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, 1 है तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। यहाँ पर 5 के पावर 1 है, 1 है तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8 और 8, 4 दूना 8 हो गया और 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। यानी जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपने पाई 5, लेकिन कुल गुणनखंडों की संख्या आपने पाई 16। अब यहीं से आपको एक प्रश्न और पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जब मित्रों कभी भी आपसे सम गुणनखंड पूछा जाएगा तो आप उस गुणनखंड का जो फैक्टर बना हुआ है उसमें से आप क्या करेंगे, 2 को निकाल लेंगे। 2 निकालेंगे। आप देखो मैं आपको इसको बता देता हूं ताकि आप कभी भूले ना। 2 को बाहर कर लिया, जब 2 को बाहर कर लोगे
तो यहाँ पर इस 2 के पावर 3 था तो इधर 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। आपने अब जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है अब इस पर आप अप्लाई करोगे, ना कि 2 पर। 1 2 बाहर चला जाएगा। जब कभी भी सम पूछा जाएगा, सम फैक्टर्स की संख्या आपसे पूछी जाएगी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपसे पूछा जाएगा, तो आप उस फैक्टराइजेशन से आप क्या करेंगे, 1 2 को बाहर निकाल लेंगे। जब 2 को बाहर निकाल लिया, अब इसमें देखो 2 घात है तो आप 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3 लिखोगे। यहाँ पर 1 घात है, इसको क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। यहाँ पर 1 घात है तो इसमें 1 जोड़ करके 2 लिखोगे। 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए, आपने इस सीरियल से इन प्रश्नों को देखा। यदि आपसे एक प्रश्न और करता है यहाँ पर कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। किसकी संख्या? विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। जब विषम की पूछी जाएगी मित्रों, तो आप सम वाले पावर्स को हटा ही देंगे। यानी 2 का पावर 3 है तो 2 से हमें लेना ही देना नहीं है कुछ, तो 3 का पावर 1 हो गया तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। 5 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। यानी 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आपसे विषम गुणनखंड पूछा जाएगा तो आप ये करोगे, यही करोगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में इतनी बातें बताई थी, इसलिए मैंने आपको इसको रिवीजन कराया। अब देखिए, मैं आपको इसके आगे की बात बताने चल रहा हूं। आगे की बात यह है कि जैसे आपसे कुछ इस तरीके का कुछ प्रश्न दे दिया। जैसे आपसे दिया कि दे दिया 120 का फैक्टर बताइए। 120 दिया तो आप इसका जो फैक्टराइजेशन करते हो, लिखते हो कि 2 की पावर 2 यहाँ पर और इंटू 3 करते हो तो ये हो जाता है 12, और 10 को लिखते हो 2 गुणे 5। यानी इसको पूरा टोटल आप बनाते जब हो तो लिखते हो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या लिखते हो? 1 लिखते हो। अब देखो, इसी प्रश्न में अब आपसे कुछ दूसरा चीज पूछेगा, डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछ लेगा। यानी आपको एक क्वेश्चन दिया 120, अब आपसे पूछा कि पृथक फैक्टर बताइए, डिस्टिंक्ट। यानी इसको कहते हैं पृथक फैक्टर बताइए। पृथक फैक्टर जब आपसे मित्रों पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं। आपको केवल क्या करना है, आपको इसी को देखना है। 1 2 और क्या 3, यहाँ पर क्या लिख दोगे? 3। यानी डिस्टिंक्ट जो फैक्टर आएगा उसका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। आपको पावर वाले का जो बेस है उसी को गिन करके क्या करना है? लिख देना है, जब डिस्टिंक्ट फैक्टर पूछा जाएगा तब। ठीक है। अब देखिए, अब इसी में मैं आपको एक बात और बताता। क्या बताता? अब देखिए, डिस्टिंक्ट फैक्टर मैंने आपको बताया, लेकिन यदि इसी प्रश्न में पूछता कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बताइए, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताएं। ये नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आप कैसे बता पाओगे दोस्तों? अब देखो, मैं इसी 120 वाले प्रश्न को लेकर के हल कर रहा हूं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया, मैंने आपको प्रश्न दिया एक कि a बराबर दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना? 1 और 5 का पावर कितना? 1। ये दिया मैंने। ठीक,
अब मैं इसको एक बेस बनाता हूं और आपको समझाता हूं। देखिए, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा जो है अलग करने की कोशिश किया है। देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितना 1, 5 की पावर कितना 1। मित्रों आपको ये करना है कि आप इसको लिखें 2 की पावर 0, 2 की पावर कितना 1, 2 की पावर कितना 2, 2 की पावर कितना 3। 3 तक आना है क्योंकि यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो 3 के पावर 0 से शुरुआत करोगे, 3 के पावर 1 तक आओगे। यहाँ पे देखो 5 के पावर 0 से शुरुआत करोगे, 5 की पावर 1 तक आओगे। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ये इसका प्रसार हुआ, किसका, इसका। ठीक है। अब आप देखो कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। यदि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इसका पूछता तो 5 बताते, और नंबर ऑफ पूरा फैक्टर पूछता तो देखो 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, 4 दूना 4 चौको कितना हो जाता 16 हो जाता। इससे गुणा करके हम बता देते। ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है स्क्वायर। क्या पूछा, स्क्वायर पूछा है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, है ना। आप ये जानते हो मित्रों कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 मिलता है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 मिलता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 मिलता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 मिलता है ना। 9 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 81। इसका मतलब ये कि जो स्क्वायर का एक पैटर्न है, जो स्क्वायर का पैटर्न मित्रों आपने देखा कि इसमें आपको एक चीज दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं। कौन कौन सी, जैसे आप देखोगे कि किसी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें 2 नहीं मिलता, उसका इकाई अंक जो है 2 नहीं आता, ना तो 3 आता है, ना तो 7 आता है। ठीक है, ना तो 7 आता है, ना तो किसी संख्या का इकाई अंक 8 आता है स्क्वायर करने पर। अब देखो 4 संख्याएं निकल गई, 1, 4, 6, ये सब आ रहा है। अब देखो आपने देखा कि एक संख्या 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हो गया, और एक 5, 5 संख्या हो गई, यहाँ पर एक 9। ठीक है। अब देखो इतनी संख्याएं यदि किसी संख्या के वर्ग में आने की संभावना बताती हैं तो आप ये बताओ कि यदि किसी संख्या का पावर 0 है, मान लो a पावर है, ये 0 है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 आता है, ये सभी लोग जानते हैं। कोई भी संख्या हो यदि उसका पावर 0 है तो मान कितना 1 आएगा। अब देखिए कि जिसका पावर 0 है वह परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 परफेक्ट स्क्वायर में शामिल है। यानी देखो ये है परफेक्ट स्क्वायर में शामिल, दो ए वाला, ए भी शामिल है, ए भी शामिल है, बोलिए है कि नहीं है। अब देखो यदि कोई संख्या का यहाँ पे देखो मैंने कहा कि इसके पावर 1 लगा है, 1 लगा है तो इसका स्क्वायर होगा नहीं, है ना। लेकिन इसके पावर क्या है, ये देखो 2 लगा हुआ है, जिसके पावर 2 लगा हुआ है तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 एक नाम 3, 5 का नाम 5। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। कितनी मिलेगी मित्रों, 2 मिलेगी। तो आपने एक बात यहाँ से सीखा कि परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है, 2 है ना। आइए
आइए मैं आगे की स्लाइड में आपको एक प्रश्न और परफेक्ट स्क्वायर का बताने चल रहा हूं, उसके बाद परफेक्ट क्यूब बताऊंगा। ऐसे आपका प्रश्न आगे बढ़ेगा। ये देखिए, ये है 2 की पावर 3, यहां पर दिया 3 का पावर 3, ये 3 का पावर 3 है और 5 का पावर 1 है। ये ऐसा प्रश्न आपको दे दिया। आपसे पूछा कि आप जो है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करें। कैसे नंबर ऑफ परफेक्ट है? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपको ज्ञात करना है। फैक्टर ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे? इस प्रश्न में नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आपको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, आइए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे देखो, 2 की पावर 3 है तो पहले इसको 2 की पावर 0 लिखोगे, फिर इसको लिखोगे 2 की पावर 1 लिखोगे, 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 की पावर 3 लिखोगे। हो गया यहां तक। फिर देखो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर कितना 3। अब देखो 5 की पावर कितना 0, 5 की पावर मित्रों क्या 1 होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि जिस पर 3 घात है उसको नहीं लेना, यानी जिस पर विषम घात है परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए उसको नहीं लेना है, जिस पर सम घात है उसको लेना है, और साथ ही साथ जिसके ऊपर 0 की घात है उसको भी लेना है। ठीक है, आइए मैं आपको इसको बताता हूं। ये देखो, ये आएगा, उसमें ए भी आया, ए भी आएगा, ए भी आएगा, आ गया। देखो इस पे एक घात है तो नहीं लेना, यानी विषम घात है तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लेना है, सम घात है तो लेना है। यहां पर देखो सम घात, यहां विषम घात है तो नहीं लेना। तो देखो 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 कितना 2, 1 यहां पर लिख दिया, गुणे का निशान बना दो तो कितना आएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का मान कितना आएगा मित्रों 4 आएगा। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाओगे। ठीक है, आइए हम आपको अगले स्लाइड में नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताते हैं, वह क्या होगा। ये देखिए, अगला है ए बराबर आपको दिया कि 2 की घाते 3, यहां पर 3 की घाते 3 और 5 की घाते 1। कोई ये प्रश्न है, कोई ये संख्या थी जिसका फैक्टर रूप आपको दिया गया है। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताइए। तो इसमें क्या करना है मित्रों, इसमें भी वही काम अपनाना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर कितना 3। यहाँ पर देखो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा कहोगे सर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा सब में लिखना पड़ेगा? तो जी हाँ, सब में आप इसको जल्दी से लिख सकते हैं। जब ऐसा परफेक्ट क्यूब पूछा जाएगा या परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप ऐसा करोगे। तो आप देखो, चाहे क्यूब हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों में 0 वाले आएंगे, दोनों में क्या होगा 0 वाले आएंगे, यानी यहाँ का भी 0 लिया जाएगा, यहाँ का भी देखो 0 लिया जाएगा, ये भी 0 लिया जाएगा, ये भी 0 लिया जाएगा। देख रहे हैं? लेकिन एक को अब नहीं लेना है ना? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एक क्यूब का मतलब 3 घात है ना, 1 घात 2 घात तो अब होगा नहीं, अब 3 से बड़ी घातें होंगी, जिसमें ऐसी घातों को लेना है जो 3 के मल्टीपल में हो।
है ना। तो यह 3 घात है तो 2 होगा नहीं, 3 होगा यहाँ पर, देखो ये होगा, ये होगा और यहाँ पर कोई होगा नहीं। तो देखो 2 यहाँ पर भी हो गया, 2 यहाँ पर भी हो gया और 1 यहाँ पर हुआ, सबका गुणा मार दो, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या जो मित्रों आएगी वह भी कितनी आएगी, 4 आएगी। यानी यदि एक ही प्रश्न का नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ज्ञात करना हो या नंबर ऑफ क्यूब फैक्टर ज्ञात करना हो तो दोनों का मान एक ही आएगा। क्या होगा, दोनों का मान एक ही आएगा। ठीक है, आइए हम आपको अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। ठीक, आइए ठीक है, आइए अब देखिए, अब आपसे अगला प्रश्न पूछा है पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या होगी। ये अगला टॉपिक है कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या होगी। यदि ऐसा प्रश्न कोई आ जाए मित्रों तो आप क्या करोगे। जैसे आप देखो, आपको दे दिया 4, है ना, 4 दे दिया और यहां पर दिया 6, है ना, 4 दिया 6 दिया, तो आपसे पूछा कि क्या ज्ञात करिए आप ज्ञात करिए घन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर टू द पावर कितना, 6, ये लिख सकते हैं। दोस्तों आप एक बात ये जानते हैं कि यदि कोई संख्या a टू द पावर m है और इसका पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर m इंटू n लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम आपको इसी पर बेस एक प्रश्न को हम बताते हैं तो ताकि आप जो है आसानी से उसको क्या कर सकें, सीख सकें। आइए देखिए, ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना, 12 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो गया, 12 हो गया। जब आपको घन फैक्टरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप उत्तर 3 के गुणज में देंगे, है ना। और जब आप से स्क्वायर गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, पूर्ण स्क्वायर गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, 2 के गुणज में आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। ठीक है, तो आइए मैं बता देता हूं आपको। इसमें देखिए 3 के गुणज में, 3 के गुणज में, 3 के गुणज में दोगे तो यहाँ पर 12 है, 12 बटे क्या करेंगे, 3 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो 12 3 चौके कितना, 12 और कितना हो जाएगा 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टर आ जाएगा। कितना फैक्टर, 5 फैक्टर। ठीक, अब ये तो रहा आपको एक छोटा सा प्रश्न, है ना। छोटे से प्रश्न को मैंने बताया कि आपको इसको कैसे करना है। यदि यही पूछता पूर्ण वर्ग के गुणनखंड आपसे पूछे जाते, पूर्ण वर्ग गुणनखंड आपसे पूछे जाते, मैं लिख देता हूं एक बार और कि पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या जब पूछी जाती तो आप क्या करते, इसी 12 में आप 2 से भाग देते और प्लस 1 करते, तो 2 छक्के 12 यानी 6 1 7 फैक्टर आ जाता। कितना फैक्टर आता, 7 फैक्टर आता। तो मित्रों आपको चाहे घन गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी या विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी, आपका दायित्व यह बनता है कि आप पावर में आपको क्या करना है,
घन पूछा गया तो 3 से भाग देना है, और यदि वर्ग पूछा गया है तो आपको किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, और प्लस 1 करके ऐड करना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करता हूं। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया, एक प्रश्न दे दिया कि क्वेश्चन दिया कि यदि a बराबर 9 के पावर दे दिया है आपको, 9 की पावर 9 दे दिया, ठीक है, 9 की पावर 9। मैं आपसे पूछा, एक क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा कि पहला प्रश्न आप बताएं, पहला प्रश्न आप बताएं कि कुल घन गुणनखंडों की, घन गुणनखंडों की पूर्ण गुणनखंडों की संख्या, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले कि कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ये आपसे पूछा है। आपके पास यह 2 प्रश्न है मित्रों, 2 प्रश्न आपके पास है। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक छोटे से प्राइम फैक्टर में इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ए बराबर क्या लिखोगे, 3 का पावर यदि 2 करते हैं तो 9 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। अब इसको लिख सकते हैं 3 के पावर क्या, 18। अब देखो जब 18 लिख दिया तो आप अपने पहले प्रश्न पर आओ। पहले प्रश्न पे क्या पूछा कि घन, घन का मतलब होता है 3, घन का मतलब कितना होता है 3। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, ए वाला आपसे पूछा है तो 18 में 3 से भाग दोगे और 1 क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 3 छक्के कितना 18, यानी 6 एक कितना हो जाएगा, 7 फैक्टर आएगा। यानी कितना फैक्टर आएगा, 7 फैक्टर आएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि यदि आपसे पूछ लिया कि पूर्ण वर्ग बताइए, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको अब 2 से भाग देना है, ना कि 3 से भाग देना है। 2 से भाग देंगे तो और 1 जोड़ेंगे तो 2 9 18, 9 एक कितना आएगा, 10 फैक्टर आएगा। यदि आपसे 9 क्या पूछता, कुल कितने ऐसे 9 फैक्टर्स का गुणनखंड पूछता तो आप 9 से भाग देते। 6 का फैक्टर पूछता तो आप 6 से भाग देते। ठीक है, ऐसे करके आप 1 जोड़ करके अपने फैक्टर को क्या कर लेते मित्रों, प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है आपका एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं, आपको बताते हैं अगली बात। अगली बात यह है कि यदि कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और उसका स्क्वायर आप करते हैं तो उसके 3 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, ओनली 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कोई प्राइम नंबर है, ये कोई प्राइम नंबर है, वह जो प्राइम नंबर है वो P है। क्या है, P है। और यदि इसका स्क्वायर करते हो, यदि इसका स्क्वायर करते हो तो इसका एक आएगा A और एक P आएगा और एक क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा। ऐसा कुछ फैक्टर आएगा। ओनली 3 फैक्टर्स होंगे यहाँ पर। कितने फैक्टर, ओनली 3 फैक्टर्स आएंगे। देखिए फैक्टर्स आएंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ओनली 3 फैक्टर्स ही आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे देखो प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है ना, प्राइम नंबर 2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम इसका कितना आएगा, मैक्सिमम
इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 4 आता है ना। लेकिन अब इसका जो है फैक्टर्स कितना आएगा, अब देखो ये 4 जो है या तो 1 से कटेगा, या तो ये 2 से कटेगा, या तो एक खुद अपने आप से कटेगा, अपने स्क्वायर से कटेगा, इसके अलावा या किसी से कटने वाला नहीं है। दूसरा प्राइम फैक्टर देखिए, दूसरा प्राइम फैक्टर आपका 3 है। 3 का स्क्वायर करते हो यदि तो क्या देता है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, है ना। 9 या तो 1 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा, या तो किससे कटेगा, 9 से कटेगा। इसका मतलब आपने देखा कि किसी भी प्राइम फैक्टर्स का यदि आप स्क्वायर करते हो तो केवल 3 फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। आइए अब मैं एक बात और बताता हूं, आप कहोगे सर कि 2 और 3, 5 भी तो क्या प्राइम फैक्टर है, क्या प्राइम संख्या है 5, तो बिल्कुल 5 को प्राइम नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। 7 को कह सकते हैं, 5 को देखो, 5 का जब स्क्वायर करोगे आप तो ये कितना आता है, 5 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा, देखो यहां आ जाएगा 25। 25 या तो 1 से कटेगा, है ना, या तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, है ना, या तो फिर किससे कटेगा, 25 से कटेगा। तो देखो 25 जो है इसमें कितनी संख्याएं हो जाएगी, 2 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 संख्याएं जब हो जाएंगी तो काम हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हमको एक ही संख्या लेना है तो इस 2 प्राइम संख्या को हम लेकर के क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक। आइए अब देखो इस पर आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, जो आपको ये किसी एग्जाम का ही प्रश्न है, कहीं पर आलतू फालतू का प्रश्न नहीं है। एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड है, ये प्रश्न है। एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी जिनका गुणनखंड, जिनके केवल 3 गुणनखंड है। ये लिखना है कि जिनके केवल 3 गुणनखंड है। ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 3, सी ऑप्शन दिया 4 और डी ऑप्शन दिया कितना, 1। केवल 3 गुणनखंड किसके किसके हैं, है ना। अब देखिए केवल 3 गुणनखंड, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो आप देख रहे हैं कि एक अंक की संख्याएं आनी चाहिए गुणनखंड में। जैसे आप देखो इस प्रश्न को हल कर रहे हो तो प्राइम नंबर को लिखो, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 3, प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर 7, मान लीजिए इतने से मेरा काम चलेगा। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। अब देखो यहाँ पर देखो 2 दूना 4, यहाँ पर 3 त्रिका कितना 9, यहाँ पर 5 पच्चे कितना 25, यहाँ पर 7 सत्ते कितना 49, ठीक। अब देखो जब मैंने स्क्वायर किया, जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो केवल 2 और 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमको 1 अंक की संख्या मिल रही है। बाकी इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक की संख्या मिल रही, होगा नहीं। इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक की संख्या, होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे की जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं उत्तर में नहीं आएंगी। तो आएंगी कौन, केवल 2 और 3, यानी 1 और 2, 2 संख्याएं हैं तो मैंने इसको टिक कर दिया। एक छोटा सा प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ इसको आप सीख सकते हैं। यदि 2 अंकों को जोड़ना होता तो आप देखते कि 2 तक कहां तक हम जाते, 9 तक जाते।
न तो है नहीं प्राइम, ठीक है। तो हम उसको देख करके आपको धीरे धीरे सिखाते, ठीक। आइए आगे की बात हम करते। अगला जो मेरा प्रश्न है कि 2 अंकों के कितने हैं, तो 2 अंकों के भी 2 आएंगे, ठीक है। 2 अंकों के भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। आइए एक गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। अगला प्रश्न है गुणनखंडों का औसत कैसे निकाला जाए। यह जो प्रश्न है यह भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यदि इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा मित्रों तो आप क्या करोगे। पहला प्रश्न मैं लिखता हूं, 120 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। गुणनखंडों का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, ठीक। अब देखो यहां पर एक बात है कि औसत हम जानते हैं कि औसत बराबर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये हम पढ़ते आए हैं बहुत सदियों से, पदों की संख्या, इसको हम सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसा ही होता है। लेकिन चूंकि ये गुणनखंड की बात हो रही है तो इसमें मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंडों का जब औसत आपसे पूछा जाएगा मित्रों तो आप क्या करोगे। इस जब गुणनखंडों का औसत पूछा जाएगा, गुणनखंडों का औसत पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो चूंकि आपको सबसे पहले सम निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो सम निकालने आपको आना चाहिए और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आपने सीखा है। तो जरा आप ये बताइए, इसको जब मैं फैक्टर के रूप में लिखता था तो क्या लिखता था कि 120 बराबर 2 की घाते 3 यानी 8 हो गया और गुणे 3 हो गया और गुणे 5 हो गया, यही तो लिखता था। 5 ए 15 और 15 8 कितना हो जाएगा 120, ठीक। इसका पावर नहीं लगा हुआ है तो पावर लगा दिया मैंने एक एक। अब देखो कुल ये जो ये नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स मैं कैसे निकालता था दोस्तों। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते थे हम, ये करते थे कि एक पावर लिखा है तो उसको एक बढ़ा देते थे 4 कर देते थे। यहाँ पर एक लिखा है तो उसको बढ़ा करके हम क्या कर देते थे 2 कर देते थे। यहाँ पर एक लिखा है तो उसको बढ़ा करके 2 कर देते थे, तो कितना हो जाता था 16 हो जाता था। यानी नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स यदि निकालना हुआ तो मैं एक एक जोड़ करके गुणा करूंगा, यानी 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ के पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 5 के पावर में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, सबका गुणा कर देंगे तो 16 आएगा। अब देखो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहाँ पर कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये कि हम इस तरीके से लिखते थे कि 2 का पावर 0 प्लस 1, ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस 1, ऐसा करते लिखते थे। लेकिन आपको एक छोटा सा शार्ट मैं बताता हूं, छोटा सा एकदम शार्ट करना है। एक इसको कैसे निकालोगे, इसको देखो 3 पावर दिख रहा है, 2 की पावर कितना है 3, तो 2 की पावर 4 कर दो, 4 कर दिया, -1 कर दो, बटे 2 -1 कर दिया, गुणा लगाओ, ठीक।
अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर कितना करो 2 और माइनस 1 करो और इसी 3 में 1 को घटाओ फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर क्या करो 2 और -1 लगाइए, 5 माइनस 1 कर दीजिए। ये देखिए हो गया आपका। सब निकालने के लिए भी मैंने बता दिया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, 16 ये 16 ही ना आएगा, 16 माइनस 1 करोगे तो 15 आएगा, 15/1 यानी यहाँ 15 हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा और नीचे 2 आएगा। यहाँ पर 5 बचे 25 में से 1 घटाओगे 24 आएगा और नीचे क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो 4 दूना 8 और 8 8 8 कट गया, 15 और 24 बचा। क्या बचा 15 और 24 बचा। अब देखो आपको सब कुछ पता हो गया है, सब कुछ पता हो गया मित्रों। गुणनखंडों का औसत कैसे अब निकालेंगे। इस प्रश्न के गुणनखंडों का जो औसत है वह क्या है 15 गुणे 24 बटे क्या कर देंगे 16 कर देंगे 16। देखो 4 चौकुआ 16 और 4 छक्के 24 ये ना, और फिर 2 दूना 4 और 2 तिया कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पर 15 तिया कितना हो जाएगा 45 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। इसका जो आंसर आएगा मित्रों यही आएगा। इसका आंसर जो आया कितना आया 22.5। इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे ही हल करोगे। ठीक है, आइए मैं एक प्रश्न आपको और बताता हूं। जैसे आपसे पूछा 240 आपसे पूछा कि 240 ये प्रश्न है के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। गुणनखंडों का औसत क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न में मित्रों केवल आपको दो सामग्री चाहिए। क्या सामग्री चाहिए 2 सामग्री कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए एक सामग्री है। दूसरी सामग्री नंबर ऑफ सम ऑफ ये चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। दो सामग्री आपको यहां से चाहिए, एक ये चाहिए एक ये चाहिए। अब दोनों को हम कैसे निकालते हैं जरा मैं बता दूं आपको। 240 को सबसे पहले a बराबर 240 को कैसे लिखते हैं 8 तिरिक 24 होता है यानी 2 की पावर 3 और ये 3 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 5 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर कितना 1। ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं, देखो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स चाहिए तो आप एक घात बढ़ा करके गुणा करते हो। 4 घात है तो कितना घात हो जाएगा 5 घात हो जाएगा 5। यहाँ 3 पे पावर 1 घात है तो कितना घात हो जाएगा 2। यहाँ पर 5 की पावर 1 घात है तो 2 घात हो जाएगा तो कितना आया 5 चौके 20। ये आ गया। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना आया मित्रों 20 आया। कैसे आप एक एक घात बढ़ाते हुए जाएंगे और गुणा कर देंगे। ठीक, अब सम निकालना है। कैसे निकालो 2 की पावर 4 दिख रहा है तो इसको 2 की पावर 5 मानो और -1 घटा दो और फिर 2 - 1 करो गुणा लगाओ। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 2 करो -1 करो 3 - 1 करो यहाँ पर। फिर 5 के पावर 1 है तो 5 की पावर 2 करो -1 करो फिर 5 की पावर -1 करो। अब देखिए हमारा प्रश्न हल हो गया मित्रों।
अब देखो 5 का पावर 1, 16 5 का पावर कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है, 32 होता है। और 32 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना होगा, 31। और यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9 में से 1 गए 8, और यहाँ 2, कितना आएगा, 4 आएगा। 2 चौके 8 होता है। यहाँ पर 5 बचे 25, 25 में 1 घटाओगे तो 24 आएगा। नीचे 4 है तो 24, 4 छक्के कितना, 24। अब देखो ये हो गया मुझे। अब मुझे चाहिए गुणनखंडों का औसत। क्या चाहिए, देखो मैं लिख देता हूं, गुणनखंडों का औसत। गुणनखंडों का औसत देखिए 31 नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, क्योंकि आप जानते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। 31 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना है, 20 है। तो देखो देखो इसको काट दिया जाए, 4 का नाम है 4 और 4 बच्चे कितना, 20। इसका गुणा करेंगे जब तो 6 आएगा, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दिया कितना, 15 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना, 35, फिर 5 दूना 10, यानी जो इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों 37 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, यानी 240 के गुणनखंडों का औसत कितना आएगा, 37.2। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न को पढ़ने के लिए सबसे पहले 2 चीजों को आपको जानकारी लेनी आवश्यक है। पहली जानकारी है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। दूसरी जानकारी है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे करते हैं। दोनों मैंने बताया। फिर मैंने सूत्र लिखा कि गुणनखंडों का औसत बराबर एवरेज जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स जो है गुणनखंडों का औसत यदि आपको निकालना है तो आपको सूत्र लिखना होता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स गुणनखंडों का योग, और अपान कुल गुणनखंडों की संख्या कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है मित्रों, जो मैंने करके आपको बताया। तो इसी के लिए आज की क्लास सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में दूसरे लेक्चर के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।